हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 1650 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। 124 नए लड़के और कुछ लड़कियां शामिल हो जाती हैं तो यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो प्रवेश लेने से पहले नई लड़कियां और लड़कों का अनुपात ज्ञात करिएगा। तो अब बताइए, विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 1650, जिसमें लड़के थे और लड़कियां थी। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 6:5 था। अब उसने आगे क्या कहा? उसने कहा लड़के कितना प्रवेश ले लेते हैं? 124। और कुछ लड़कियां प्रवेश ले लेती हैं। लड़कियों की संख्या नहीं दे रखी है, तो यह अनुपात बदलकर 6:5 से कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, शुरुआत में लड़कों का अनुपात कितना था? 6 था। और लड़कियों का अनुपात कितना था? 5। तो मेरे अनुसार से विद्यार्थी कितने होने चाहिए? 11। लेकिन रियल में सवाल में कितने थे? 1650। तो 11 से हम 1650 को काटते हैं तो 11 का ना 11 होता है, 11 पंजे 55 होता है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर? 150 के बराबर है। जब एक का मान 150 के बराबर है तो हम कह सकते हैं, तो रियल में लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 6 गुणा 150। तो हम कह सकते हैं 6 गुणा 150 कितना लिख सकते हैं? 900। इसका मतलब उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी? 900 थी। अब लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, 5 गुणा 150। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाती है? 750 हो जाती है। अब उसने आगे क्या कहा? 124 लड़के शामिल हो जाते हैं। तो 900 में 124 लड़के शामिल होंगे तो लड़कों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? तो 1024 हो जाती है। तो 1024 और लड़कों का अनुपात कितना है? 4। तो 4 के बराबर 1024 हो जाता है। तो एक का मान कितने के बराबर होगा? 4 दूनी 8 होता है। 4 देखिए, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर? 256 के। तो इस समय लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 3 गुणा 256। तो बताइए, 6×3 = 18 होता है। 5×3 = 15, 16 होता है। और 3×2 = 6, 3×2 = 7 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या इस समय कितनी है? 768 है। तो पहले कितनी थी? 750 थी। तो 750 से 768 हो जाती है। तो लड़कियां कितनी बढ़ाई गई? 18। तो उसने पूछा है नई लड़कियां, तो नई लड़कियां कितनी आई थी? 18। और नए लड़के का अनुपात पूछा है, तो नए लड़के कितने थे? 124 थे। और इन दोनों के बीच क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 62 हो जाएगा। तो 9:62 आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु की गिरने की ऊंचाई उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो वो कहता है एक वस्तु के गिरने की ऊंचाई उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट के का मान लिख लेते हैं। के एच बराबर के और टी स्क्वायर हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास पहले के का मान निकलवाएगा। के का मान निकालने के लिए क्या देगा? एच का मान भी देगा और टी का मान भी देगा। तो पहले देखिएगा, एच का मान कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। के की वैल्यू हमें निकालनी है। और टी कितना है? 4 सेकंड। तो 4 का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो अब बताइए, 80 बराबर के और गुणा 4 का वर्ग 16 होता है। 16 पंजे 80 होता है। तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। तो के का मान कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। तो आगे क्या कहता है? 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी? तो यदि मैं आपसे कहूं एच बराबर क्या था? के और टी स्क्वायर था। तो के का मान भी आपके पास है और 8 सेकंड में ऊंचाई पूछता है। तो के की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। और आप बताइए टी का मान कितना है? 8 सेकंड है। तो 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो 5 गुणा 64 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 320। और यही आपका आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए अनुपात बी। और ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 1/3 अनुपात 1/5। इसको हम रियल अनुपात में बदल लेते हैं, क्योंकि रियल अनुपात कभी डिवाइड नहीं करता है। तो अब बताइए, इन कैल्सियम कितना होगा? 15 होगा। तो 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो यहाँ 5 आ जाता है और यहाँ क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। इसी प्रकार से बी अनुपात सी का मान कितना होगा? 1/7 है, अनुपात 1/8 है। इसी अनुसार ये कितना अनुपात हो जाएगा? 8:7 हो जाता है। आगे कहता है
सी अनुपात डी का मान कितना होगा? 1/10 है और 1/21 है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 21/10 हो जाता है। अब हमको निकालना क्या है? ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी और डी का अनुपात निकालना। तो ए और बी का अनुपात कितना था? 5/3 था। और बी और सी का अनुपात कितना था? 8/7 था। और आप कह सकते हैं सी और डी का अनुपात कितना होगा? 21/20 होगा। अब हमें तीनों का अनुपात निकालना है। तो सी का अनुपात कुछ नहीं दिखा है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिएगा, और डी के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ भी 3 लिख दीजिएगा। इसी अनुसार डी के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 8, और यहाँ कितना आएगा? 21 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा? 21 आएगा। तो जब हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो गुणा करने की सारी जरूरत नहीं, यहाँ भी 21 है तो इसकी गुणा इससे कर लीजिएगा। तो 21 गुणा कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। इसका अनुसार 21 गुणा 24 हो जाता है। इसके अनुसार 21 गुणा 21 हो जाता है। और इसी अनुसार क्या हो जाता है? देखिएगा यहाँ पर कितना था? ये 10 था, सॉरी। तो हम कह सकते हैं 21 गुणा 10 हो जाता है। तो अब 21 देखिएगा, अनुपात में समान चीजें कट जाती है। 21 सब में है तो सब में से काट सकते हैं 21। तो यहाँ कितना बचेगा? 40, यहाँ बचेगा 24, और यहाँ बचेगा 21, और यहाँ बचेगा 10। यही अनुपात किसका हो जाता है? सबका अनुपात हो जाता है, ए बी सी और डी का अनुपात। तो 40/24/21/10 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा आगे कहता है 29,120 के लाभ को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 सही 1/2 गुना है। तो अब बताइएगा ए का हिस्सा है वो किससे? बी के हिस्से से 2 सही 1/2 गुना है। तो बताइए 5/2 लिख सकता हूं मैं। तो इसका हिस्सा 5, देखिए इसका हिस्सा कितना है? 2 है, तो 2 का 5/2 गुना निकाला जाएगा तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो दोनों का अनुपात आ चुका है। इसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बी का हिस्सा जो है, किसका हिस्सा? बी का हिस्सा किसके हिस्से से? सी के हिस्से से 1 सही 1/2 गुना है। तो यदि मैं आपसे कहूं इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। इसका हिस्सा 2 है तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? 3 सही, सॉरी 1 सही 1/5 गुना है। तो ये कितना था? ये जो था 1 सही 1/5 गुना था। तो 5 एकना 5 और 1 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/5। तो इसका मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6। तो दोनों का अनुपात आपके पास है, ए और बी का भी अनुपात है और बी और सी का भी अनुपात है। तो हम इनसे कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम कह सकते हैं इसका अनुपात कितना है? 5/2 है, और इन दोनों का अनुपात कितना है? 6/5 है। अब देखिए बी जो है कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर 6 हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 6 बना दीजिएगा डायरेक्ट। अब 6 बनाने के लिए गुणा किससे कर दीजिएगा? इसे 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाता है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, यहाँ 10 हो जाता है। सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 3 पंजे 15 होता है, और 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। तो ये किसका अनुपात है? तीनों का अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है। मगर टोटल हमारे अनुसार कितना है? 29,120। और इनका अनुपात कितना होना चाहिए? 15 और 6 21, और 21 में कितना और जोड़ दो? 5, तो 26 होता है। तो हमारे अनुसार 26 हिस्सा है, और सवाल में कितना दे रखा है? 29,120 दे रखा है। तो डायरेक्ट हम भाग कर लेते हैं 26 से, कितने को? 29,120 को भाग करते हैं। तो आप बताइएगा 26 ही गना 26 होता है, तो बचा यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर एक बार जाएगा। 26 ही गना 26, यहाँ 5, और 26 दूनी कितना होता है? 52 होता है। अब बचा कितना? 0। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको हम डिवाइड करें तो 1 का मान आएगा 1120 आएगा। जब 1 की वैल्यू 1120 आ चुकी है तो हमें किसका मान निकालना है? सवाल के अनुसार वो कहता है बी का हिस्सा निकालिए। तो बी का हिस्सा कितना था? 6। तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से गुणा इधर करेंगे, तो 1120 में भी गुणा किससे कर देते हैं? 6 से। तो बताइए 0, 6 दूनी 12, अब यहाँ कितना आएगा? 6 और 1 7, तो 6,720 रुपए इसका आंसर आ जाता है, बी का हिस्सा। और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा यदि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 4/3 है। तो एक व्यक्ति है, उसके खर्च और बचत का अनुपात कितना है?
तो इसका 3 है और इसका अनुपात कितना है, 4 है। तो हम ये कह सकते हैं इनकम होगी, इनकम को क्या कहते हैं, आय होगी। तो आय होगी तभी तो खर्च होगा और तभी सेविंग होगी, बचत होगी। तो आप कहेंगे 4 खर्च किया है, 3 बचत की है, तो इनकम कितनी होनी चाहिए इनके अनुसार, तो 7 होनी चाहिए। तो ये तो क्या आ चुका है, अनुपात आ चुका है। अब इस अनुपात को आप अपने अनुसार मान सकते हैं, कुछ भी, बस वैल्यू ऐसी मानिए जो सबके अनुसार हो। तो यहाँ 400 माना इसको हमने, तो इसको कितना माना, 300, तो 100 से गुणा कर ली तो ये कितना हो जाएगा, 700। अनुपात कभी समान मल्टीप्लाई से नहीं चेंज होता है, तो अनुपात वही है, बस मान बढ़ चुका है। आगे कहता है यदि उसका खर्च उसकी बचत के 1/4 से बढ़ जाता है। तो बचत कितनी थी, 300, तो 300 का 1/4 निकालते हैं तो हम कहते हैं कितना हो जाता है, 75। तो ये 75 रुपए क्या बढ़ता है, बचत नहीं बढ़ती है, खर्च बढ़ता है। उसका खर्च उसकी बचत का 1/4 बढ़ जाता है। तो बचत कितनी थी, 300, 300 का 1/4 निकालेंगे तो 75। इसका मतलब पहले जो खर्च होता था उससे कितना खर्च बढ़ चुका है, 75। तो इसका मतलब खर्च कितना हुआ है इस समय, 475। आगे कहता उसकी आय में 300 की वृद्धि हो जाती है। तो 300 रुपए इसमें जोड़ मत देना, 300 की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा मानी हुई वैल्यू है और ये सवाल के द्वारा रियल मान दिया है। तो आप कहता है आगे देखिए, यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहे, उसका मतलब बचत चेंज ना हो, तो बचत कितनी थी पहले, तो हम कहते हैं बचत कितनी थी, 300 थी। इस समय भी कितनी होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा है बचत चेंज नहीं होनी चाहिए। तब बताइए बचत कितनी है, 300, और खर्च कितना है, 475। तो हम कह सकते हैं 775 क्या होना चाहिए, आय होनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, पहले आय कितनी थी, 700 थी, और इस समय आय कितनी है, 775। तो आय कितनी बढ़ी है हमारे अनुसार, 75 बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से 75 बढ़ी है, और सवाल में आय कितनी बढ़ाई गई है, 300 बढ़ाई गई है। तो 75 बराबर कितने के, 300 के। तो अब बताइए 75, इसे कहते हैं कंपेयर करना में। तो 75 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो उसकी प्रारंभिक खर्च कितना था। तो एक का मान कितना है, 4 है। तो प्रारंभिक खर्चा कितना माना था हमने, 400। तो 400 गुणा 4 हो जाता है। तो 400 गुणा 4 होगा, तो उसका प्रारंभिक खर्चा जो रियल में होगा वो 1600 रुपये हो जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जे अपॉन के, सॉरी जे अपॉन 4 और के अपॉन कितना है, 5 है, और बराबर एल अपॉन कितना है, 3 है। अब ये बराबर में है तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे, तो हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो जे अपॉन 4 जो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं 4x हो जाती है। इसी अनुसार के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5x हो जाती है, और इसी अनुसार L की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3x हो जाती है। और ये आपस में देखिएगा, अनुपात बनाना चाहें तो अनुपात कितना बनाएंगे, 4x अनुपात 5x अनुपात कितने, 3x, और अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं। तो इन सब का अनुपात कितना होगा, 4:5:3 होगा। कुछ बच्चे इस बात को समझ जाते हैं, जब ये बराबर में आता है इनके नीचे वैल्यू लिखी है तो वही अनुपात इनका होगा। जैसे जे का अनुपात क्या होगा, 4 होगा, के का अनुपात 5 होगा, और एल का अनुपात कितना होगा, 3 हो जाता है। जो बच्चे जानते हैं मैं डायरेक्ट भी अनुपात समझ सकते हैं। अब बताइए हमारे पास जे का, के का और एल का अनुपात आ चुका है। जब इनका अनुपात आ चुका है तो हमसे पूछा क्या है, के एल प्लस जे का स्क्वायर अनुपात जे प्लस के का स्क्वायर अनुपात के प्लस एल का स्क्वायर का अनुपात पूछा है। तब एक बात बताइए, हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। तो जे की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहां पर देखिए 4, और एल का मान कितना है, तो एल का मान है 3, और इनका क्या है, स्क्वायर है। इसी अनुसार जे की वैल्यू कितनी है, 4 है, और के की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। और के का मान कितना है, 5 है, और एल का मान कितना है, तो हम कह सकते हैं 3 है। तो ये हो जाता है। अब बताइए 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसी अनुसार 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। और इन्हीं अनुसार 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। यही इसका आंसर हो जाता है, 49
अनुपात 81:64 हो जाता है। 49, 81 और 64, यही इसका आंसर हो जाता है। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। तो रिदा और किसका, रिया का वेतन का अनुपात कितना है, 3:5 है। आगे कहता है प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसके वेतन में भी कितने की वृद्धि होती है, 5,000 की, और इसके वेतन में भी कितने की वृद्धि होती है, 5,000 की। तो यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। आप ये जानते हैं संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए तो संख्या का अंतर समान रहता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यदि किसी अनुपात को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए तो अनुपात का अंतर भी समान होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ भी कितने का है, 2 का है। तो अंतर बराबर है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं जब कंपेयर करेंगे तो रिया का वेतन कितना था, 5, और 5 से कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और सवाल के अनुसार कितना बढ़ा है, 5,000। तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 2500 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2500। तो आप चाहे रिदा से भी निकाल सकते हैं। तो रिदा का वेतन कितना था, 3 था, और 3 से कितना हो जाता है, 5, तो बढ़ा कितना, 2। तो मेरे अनुसार 2 बढ़ा, सवाल में कितना दे रखा है, 5,000। तो अब बताइए एक का मान कितना आ चुका है, 2500 आ चुका है। तो आपसे पूछा है रिया का वेतन कितना था, तो एक का मान कितना है, 2500। तो 5 का वेतन निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कितना आएगा, 12,500, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो 12,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि और शिव, देखिए रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक खर्च 1:3 के अनुपात में है। तो अब एक बात बताइएगा, रवि है और रवि और शिव का मासिक वेतन या आय जो है, उनकी इनकम जो है, इनकम किस अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। आगे कहता है उनका मासिक खर्च किस अनुपात में है। तो ये किस चीज का अनुपात है, खर्च का अनुपात है। तो खर्च का अनुपात कितना है, 1:3 का अनुपात है। तो अब बताइए आय में से खर्च निकल जाती है तो क्या बचेगी, बचत होगी। अब बचत के बारे में क्या कहा है, प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब पहला भी जितना बचत करता है उतना ही दूसरा व्यक्ति बचत करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति कितने हजार की बचत करता है, 4,000। तो ये भी कितने हजार की, 4,000। अभी पिछला वाला सवाल भी सेम था ये, तो 4,000 की बचत इसकी है, 4,000 की बचत इसकी है। तो हम कह सकते हैं संख्या को समान रूप से घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो संख्या का अंतर समान रहता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आय जो थी, इनकी इनकम थी, इनकम को देखिएगा, इनकम का और खर्च का अंतर भी समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इनकी बचत समान है। बचत समान तभी होगी जब आय का अंतर खर्च के अंतर के बराबर होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिएगा ए जो है वो 400 रुपए कमाता है और बी 500 रुपए कमाता है। अब एक बात बताइए, ये भी कितना बचाता है, 100 रुपए बचाता है, और ये भी कितना बचाता है, 100 रुपए। तो ये क्या है, इनकी बचत है। तो इसकी बचत भी 100 रुपए, इसकी बचत भी 100 रुपए। तो अब बताइए आय का अंतर कितना था, 100 रुपए था। तो हम कह सकते हैं इनके बीच की आय का अंतर कितना है, 100 रुपए का है। अब इसने कितना बचत किया है, 100 रुपए। तो इसने बचत कितना किया है, 100 रुपए। तो इसने खर्च कितना किया होगा, 400 रुपए, और इसने खर्च कितना किया होगा, 300 रुपए। तो अब बताइए 300 और 400 का भी अंतर कितने का है, 100 का है। तो अभी कह सकते हैं यदि बचत बराबर है, तो बचत बराबर है तो हम ये पक्का कह सकते हैं जो आय का अंतर होगा वही किसका अंतर होगा, खर्च का अंतर होगा। तो आप बताइए सवाल में आपको क्या दे रखा है, बार बार इस कई सवाल आ चुके हैं। तो बताइए बचत कितनी है इसकी, 4,000 है, और इसकी बचत कितनी है, 4,000 है। तो हम कह सकते हैं जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होगा। तो आय का अंतर कितना है यहाँ पर, 1 का, और यहाँ कितने का है, 2। तो ऊपर भी 2 का होना चाहिए, तो 2 से गुणा करिएगा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 ना 2, और 2 दूनी 4। इसका मतलब अनुपात चेंज नहीं हुआ, उस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो आप बताइए 2:4 है, और यहाँ कितना था, 1:3 है। तो दोनों का अंतर समान हो चुका है। जब अंतर समान हो चुका है तो कंपेयर करनी है। इसका मतलब ये कितने कमाता था, 4, और कितना खर्च करता था, 3। तो बचत कितनी हुई इसकी, 1 हुई। तो 1 मेरे अनुसार है, और सवाल में बचत कितनी है, 4,000। तो 1 का मान कितने के बराबर है,
1 का मान 4000 के बराबर है। तो आप ये बताइए, 1 का मान आप इस रेशियो में नहीं रखेंगे, 1 का मान उस रेशियो में रखेंगे जिस रेशियो में अंतर समान है। तो आप बताइए 1 का मान 4000 है, तो आपसे पूछा है शिव की मासिक आय ज्ञात करिए। तो शिव की मासिक आय ज्ञात करनी, तो आप इस अनुपात को लेकर चलेंगे। तो 1 का मान 4000, तो 4 का मान कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 16000। कितना होगा, 16000 हो जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो आप कह सकते हैं एक हीरे की जो कीमत है, इस तरह का सवाल बहुत बार मिलेगा, हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब जैसा उसका वजन होगा, उसके वर्ग के अनुसार उसकी क्या होगी, कीमत निर्धारित होगी। तो अब एक बात बताइएगा, आगे कहता है यदि 14 ग्राम हीरे की कीमत कितनी है, 2560 है। यदि एक हीरा 5:9 के अनुपात में 2 हिस्सों में टूट गया, तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो अब एक बात बताइए, एक हीरा था, अब ये हीरा था, ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, और टूटने के बाद अनुपात कितना बनाता है, 5:9 बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान ले, जो ये हीरा टूटा है तो ये कितने ग्राम का है, 5 ग्राम का, तो ये कितने ग्राम का है, 9 ग्राम का। तो टूटने से पहले ये कितने ग्राम का होगा, क्योंकि टूटने के बाद वजन कम थोड़ा ही होता है, बस हर वजन छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। तो अब एक बात बताइए, हम मान लेते हैं ये हीरा जो था वो 14 ग्राम का था, कितने ग्राम का था, 14 ग्राम का, और 14 ग्राम का हीरा 2 हिस्सों में टूटा, 5 ग्राम और 9 ग्राम के हिस्से में। तो जब ये 14 ग्राम का था, तो इसका कीमत इसके वजन के अनुसार होगी। तो इसके वजन कितना था, 14 ग्राम, तो इसकी कीमत क्या होगी, इसके वजन के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी कीमत कीमत कितनी निकाल लेते हैं हम। तो जब कीमत निकालते हैं तो हम कह सकते हैं इसका वजन 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम से तो 14 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 रुपए। इसका मतलब इस हीरे की कीमत मेरे अनुसार कितनी होनी चाहिए, 196 रुपए होनी चाहिए। अब टूटा है तो ये वाला टुकड़ा जो होगा, इसकी कीमत इसके वजन के अनुसार होगी। तो इसका वजन कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। इसका मतलब इस टुकड़े की कीमत कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। और इस टुकड़े की कीमत इसके वजन के अनुसार, तो 9 का वर्ग 81 होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों को टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ 10 आ जाता है। इसका मतलब जो हीरा टूटने से पहले कितने का था, 196 रुपए का था, वह अब कितने का हो जाता है, 106 रुपए का हो जाता है। तो आप बताइए कितने की हानि हुई है, इसके अनुसार 90 रुपए की हानि हुई है। तो 90 रुपए की हानि किससे हुई है, 196 से। अब गुणा 100 हो जाता है। अब जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 45.92% आएगा। इसको आप निकाल सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार है कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है। तो अब एक बात बताइए, एक बैग है जिसमें 5 रुपए के सिक्के हैं और कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, मगर सिक्कों की संख्या नहीं दी है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, x है, और 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, y है। तो अब बताइए 5 के सिक्के कितने हैं, x है, तो इनके अनुसार कितने रुपए इकट्ठे होंगे, तो आप कह सकते हैं 5x, और इनके अनुसार कितने रुपए इकट्ठे होंगे, 10y। तो आप कहेंगे टोटल कलेक्शन जो सिक्कों से हुआ है, 5x इधर से और 10y इधर से, तो टोटल कितना होना चाहिए। तो टोटल हमारे अनुसार 5x प्लस 10y, मगर सवाल में कितना दिया है, 165 दिया है। तो हम कितना लिख सकते हैं, 165 लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसे 5 से भाग करूं, 5 कॉमन करके 5 से भाग करता हूं, तो यहाँ क्या आता है, x प्लस 2y, और बराबर कितना आता है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 2y बराबर कितने के, 33 के बराबर है। लेकिन उसने कहा सिक्कों का गुणनफल कितना है, 135 है। तो हम कह सकते हैं हमने सिक्के कितने माने, यहाँ पर x माने और यहाँ y माने हैं, तो x गुणा y बराबर कितने के होगा, 135 के। अब एक बात बताइए, नॉर्मल आप जानते हैं जब दो संख्या की गुणा की जाती है तो दोनों संख्या के गुणनखंड इसमें होने चाहिए। x और y मिलकर कितना बनाते हैं, 135 बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं x और y इन दोनों की संख्या इसी के अंदर तो होंगी,
एक्स और वाई ने मिलकर 135 बनाया, तो इसका मतलब एक्स और वाई इसके अंदर ही तो होंगी, तो इसके अंदर के गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे ही हम गुणनखंड करते हैं 135 के, तो 5 से भाग करिए तो यहाँ क्या बचेगा 27, फिर 3 से भाग करिए यहाँ क्या बचेगा 9, फिर 3 से भाग करिए यहाँ क्या बचेगा 3, और फिर 3 से भाग करिए क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आप बताइए 135 के कितने गुणनखंड निकाले, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब इन 4 नंबर में 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 2, और जो गुणा करके कितना बनाती है 135 बनाती है, और जिनका x प्लस 2y बराबर योग कितना होना चाहिए 33 होना चाहिए। बड़ा आसान है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को हम एक ले लें तो 3 तिया 9, एक संख्या बनी 9, और 5 तिया 15, एक संख्या बनी 15। इसको हम मान लेते हैं x की वैल्यू, और इसको हम मान लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है 9 है, और x की वैल्यू कितनी है 15 है। तो अब देख लेते हैं हमने जो माना वो सही है या गलत है। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं, यदि आप इसको यहां रख के देखिएगा तो यहाँ 15 रखिएगा x का मान, और 9 दूनी 18, तो 18 और 15 कितना होता है 33 होता है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू मानी है वह सही होनी चाहिए, और 15 9 की गुणा कितनी होती है 135 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 15 होना चाहिए, और बाई का मान कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 9 होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करिए। तो आप बताइए 10 रुपए के सिक्के कितने हैं 9 है, तो 9 सिक्के हैं 10 10 के, तो आप कह सकते हैं कितना मूल्य होगा इनका 90 रुपए होगा, और यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम में गुणा भाग कम करनी पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक नगर पालिका चुनाव में 3 उम्मीदवार संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा। उन्हें मिले वैध वोट मतलब वैलिड वोट का अनुपात कितना है 11, 4 और 9 के अनुपात में थे। तो कहता है विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 वोटों से हराया। तो अब बताइए 3 व्यक्ति थे, और तीनों को मिलने वाले वैलिड वोट कितने थे 11 अनुपात 4 अनुपात 9। इसका मतलब इसको 11 वोट मिले हैं, तो इसको 4 मिले हैं, तो इसको 9 मिले हैं। तो अब बताइए जीतने वाले को साफ साफ दिखता है कि 11 मिले होंगे, और इसका प्रतिद्वंदी कौन होगा जो इसके पास में रहा होगा। तो इसका प्रतिद्वंदी कितने को मिले 9 वोट मिले। तो आपने कहा इसने कहा विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया 8,350 वोटों से हराया, मगर सवाल के अनुसार कितने से हरा है 2 से। तो 2 बराबर कितने के 8,350, तो 2 का मान निकाल सकते हैं, तो सॉरी 1 का मान निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ कितना बचा 1 बचा। तो अब बताइए 2 एक ना 2 होगा, बचा 1, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ 5 आ जाता है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4175 आ जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो अब बताइए वैलिड वोट कितने थे हमारे अनुसार, तो 19, यहाँ कितना हो जाता है 11 और 9 20, और 20 4 24। तो हमारे अनुसार वैलिड वोट कितने थे 24 थे। कितने थे 24 थे। तो 24 की वैल्यू निकालनी है, और 1 का मान कितना आ चुका है 4175 आ चुका है। तो आप कह सकते हैं 4175 को हम किससे गुणा कर देंगे 24 से गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20 होता है, 4 7 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाता है, 4 और 3 7 हो जाता है, और 4 चौक 16 हो जाता है। इसी अनुसार यह कितना आएगा 10 हो जाता है, 14 और 1 15 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है 4 दूनी 8 हो जाता है। 0 0 7 5 12, 9 और 1 10 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कितने होने चाहिए 10,200 वोट होने चाहिए, सॉरी 1,02,000 वोट होने चाहिए। तो कितना मान आना चाहिए 1,02,000 वोट होने चाहिए, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना है, ये 3 है, तो ये 2 है, और ये कितना है 4 है। आगे किसका अनुपात दिया है बी अनुपात डी का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3। तो अब बताइए इन दोनों में कॉमन कौन है बी कॉमन है, तो बी की कॉमन वैल्यू दोनों में बराबर है नहीं है, तो हम इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी और डी का अनुपात लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 3, और दोनों में बराबर कॉमन वैल्यू थी, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3। तो ए बी सी और डी का अनुपात आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए प्लस सी
प्लस डी बटे सी माइनस बी का होल क्यूब पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी थी, तो 3 थी, और सी का मान कितना था, 4 था, और डी का मान कितना था, 3 था। और बटे सी का मान कितना है, 4 है, और बी का मान 2 है, और इनका क्या है, होल क्यूब है। तब बताइए 4 3 7 3 10, 10 बटे 2 हो जाता है, और इनका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो उसे भाग करिए तो 5, और 5 का क्या हो जाता है, होल क्यूब हो जाता है। तो कितना आएगा, 125 हो जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिए और 4 पहियों वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। इसका मतलब एक सोसाइटी है जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया, ये क्या है, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है, और उनकी संख्या का अनुपात कितना है, उनकी संख्या का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 11:9। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 पहिए वाहन की संख्या कितनी हो सकती है, 11 हो सकती है। तो देखिए 4 पहिए वाहन की संख्या कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। आगे कहता है, उसने कहा 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। इसका मतलब 4 पहिया वाहनों में से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 पहिया वाहन कितने हैं, 9 है। तो 9 में से, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 9 ही थे, 9 में से 1/4 क्या है, उसने कहा जो पेट्रोल से चलते हैं। पेट्रोल क्या है, वाहन है। अब एक बात बताइए, 9 में से 1/4 ही तो पेट्रोल वाहन है, तो बाकी शेष क्या होंगे, शेष जो होंगे वो कौन से होंगे, डीजल वाहन होंगे। अब एक बात बताइए, डीजल वाहन निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, तो बताइएगा 9 का जब 1/4 है तो 3/4 क्या होने चाहिए, डीजल वाहन होने चाहिए। और डीजल वाहन की संख्या कितनी दे रखी है, 81 दे रखी है। तो हम इसके बराबर क्या देख सकते हैं, 81। और जैसे ही हम 81 लिखेंगे, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है, 81 होता है। और यहाँ देखिए 1/4 बराबर कितने के, 3 के। तो इसको इधर ले जाइए तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। 1 का मान कितना है, 12 हो चुका है। जब 1 का मान 12 है तो हम पेट्रोल वाहन निकाल लेंगे। तो पेट्रोल वाहन कितने थे, 9/4। तो 1 का मान कितना है, 12 है, तो इसका मान निकाल सकते हैं 9/4 का। तो 9/4 से गुणा कर देंगे हम 12 की। अब 3 से भाग करिए, सॉरी 4 से भाग के 3 बार जाएगा, 9 तिया 27। इसका मतलब वहां पेट्रोल वाहन कितने थे, 27 थे जो 4 पहिए वाले थे, और डीजल वाले कितने थे, 81 थे। तो अब बताइए टोटल वाहन कितने होने चाहिए, जो डीजल से भी चलते हो 4 पहिए वाले और पेट्रोल से भी चलते हैं। तो टोटल जोड़ लेते हैं, तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है, 108। तो हम कह सकते हैं 108 4 पहिए वाहन थे जो दोनों से चलते हैं, पेट्रोल से भी चलते हैं और डीजल से भी चलते हैं। तो अब बताइए मेरे अनुसार कितने थे, 9 थे। तो 9 बराबर कितने के, 108 के। तो 9 से जब 108 काटेंगे कितना बार जाएगा, 12 बार। तो 1 का मान 12 है, और ये वाला रेशियो किससे जुड़ा था, 2 पहिए वाहन से जुड़ा था। तो 1 का मान कितना है, तो आप कहते हैं 12 है, तो 11 का मान निकाल लेंगे। 11 गुणा, सॉरी ये एक बार जो आप गुणा करिए तो कितना आएगा, 12 का ना 12 आता है, और 12 का ना 12 एक 13 हो जाता है। इसका मतलब 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी थी, 132 थी। तो यही तो पूछा है, 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी, 132। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 2 व्यक्ति की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, और उनका खर्च का अनुपात, तो आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात 4:5 है। आगे कहता है उनके खर्च का अनुपात कितना है, 7:9 है। आगे कहता है उनके प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए बचाता है, 50 रुपए बचाता है। इसका मतलब इनकी बचत जो है, प्रत्येक व्यक्ति की बचत कितनी है, ये भी 50 रुपए बचाता है और ये भी 50 रुपए बचाता है। तो बचत क्या है, दोनों की बराबर है। और जब बचत बराबर है तो हम कहते हैं जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। तो इसे भी कितना बना लीजिएगा, 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8, और यहाँ कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। इसी अनुसार यहाँ पर कितना आ जाता है, 7 और 9। तो अंतर समान हो चुका है।
तो हम कह सकते हैं इसकी आय कितनी थी, कितना कमाता था 8, और 8 में से कितना खर्च करता है 7, तो बचत कितनी हुई इसकी 1, और मेरे अनुसार बचत कितनी है 50 है, तो 1 का मान कितना आ चुका है 50 आ चुका है। तो अब इस 1 का मान कहाँ रखना है, जहां पर अंतर समान है, तो अंतर समान 8 और 10 रेशियो में है और 7 और 9 रेशियो में है। तो अब बताइएगा आपसे क्या पूछा है, आय, तो आय निकालनी है, तो 1 का मान 50 है, तो इस 40 का मान देखिए 80 का मान निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 400, और यहां पर कितना आएगा 500, तो आय कितनी होगी 400 और दूसरी आय कितनी होगी 500, तो यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 10%, ए का कितने परसेंट 10%, और बी का 8% का योग, इन दोनों का योग बराबर है ए का 12%, बी के 16%, कितने परसेंट 16% का 3/5 के बराबर है। इसका मतलब ए का 10%, बी का 8% की वैल्यू जो बराबर है ए के 12% प्लस बी के 16% का कितना 3/5 के बराबर है। तो यहाँ 5 देखिए भाग करता है, इधर ले आइए गुणा करेगा, जैसे ही गुणा करेगा तो यहाँ कितना हो जाता है 50, 50 ए परसेंट और प्लस 8 पंजे 40 B% बराबर है। तो अब बताइए इसकी 3 की गुणा अंदर करेंगे तो आप कह सकते हैं 12 तिया 36% ए प्लस, अब यहाँ क्या आ जाएगा 48% बी। अब ए से घटेगा, बी से घटेगा, तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो जब इधर लाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 14%, कितना बचेगा 14%, और ये किसकी वैल्यू होगी ए की बराबर, और यहाँ पर कितना बचेगा 8% बी का। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं, 2 से काटिए, यहाँ 7 ए बराबर होगा 4 बी के, तो ए अपॉन बी का अनुपात कितना होगा 4/7 होगा। यही आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा है ए और बी का अनुपात ज्ञात करिए, तो 4:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, देखिएगा आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेशियो कितना दे रखा है 34 दे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं ये 34 के बराबर हो सकता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रेशियो कितना दे रखा है 61, तो इसका रेशियो 61 के बराबर हो सकता है। और आगे कहता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितने के रेशियो में हो सकती है 45, तो ये क्या है अनुपात है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं इधर से तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर कितने के हो जाता है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 140 आएगा, और 2 से भाग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 70 हो जाता है। अब जब इसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 70 हो जाता है, तो अब एक बात बताइएगा, डायरेक्ट कह सकते हैं यहां पर क्या नहीं है सी स्क्वायर नहीं है, तो जब सी स्क्वायर होता तो इसका मान भी कितना होता 70 होता, तो इसमें हम कितना जोड़ सकते हैं, तो आप बताइए कितना जोड़ेंगे 36 जोड़ते हैं, जैसे हम 36 जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो सी का मान कितने के बराबर, सी स्क्वायर का मान कितने के बराबर होना चाहिए 36 के, तो सी स्क्वायर बराबर कितने के 36 के, तो सी का मान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसी अनुसार बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, यदि इसके पास ए स्क्वायर होता तो तीनों हो जाते और तीनों का मान कितना होता 70 होता, तो आप बताइए 2 का मान कितना है 61 है, तो आप बताइए तो कितना और जुड़ता 9, तभी तो 70 होता, तो ए स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 9, तो ए स्क्वायर का मान 9 है, तो ए का मान कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 3 होना चाहिए। इसी अनुसार बताइए इसके पास बी स्क्वायर है, सॉरी सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो इसके पास कितना और होता बी स्क्वायर होता, तो तीनों हो जाते और तीनों का मान कितना होता 70, तो कितना जोड़ा जाए 25, 25 और 45 कितना होता है 70 होता है। तो इसी प्रकार से बी स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, तो बी का मान क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, किसका मान ए का मान भी निकाल लिया है, बी का भी निकाला है और सी का भी मान आपने निकाल लिया है, तो कितना है
ए का मान 3 है तो बी का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और सी का मान कितना है, 6 है। तो तीनों का आपने अपने अनुसार वैल्यू निकाल चुके हैं। आगे कहता है देखिए अब किसका अनुपात निकालना है, तो वो कहता है बी माइनस के ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात और सी माइनस ए का अनुपात निकालना है। तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, तो आप कह सकते हैं 5 माइनस 3 का कितना होगा, 2 अंतर होगा। और देखिए आगे कहता है सी माइनस बी, तो सी माइनस बी, तो आप कह सकते हैं कितना अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। उसने कहा सी माइनस ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और सी में 6 में से कितना जाए, 3, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 3। तो यही अनुपात हो जाएगा, 2:1:3 हो जाता है, और यही सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के लिए डाले गए वोट 4:9 के अनुपात में है, तो सफल उम्मीदवार को, तो बताइए डाले गए वोट कितने थे, 4:9 है। तो आप बताइए सफल उम्मीदवार कौन होगा, नो होगा, जो जीता होगा। तो इसमें वोट किसके पक्ष में ज्यादा पड़े, नो वाले के, तो यही जीत चुका होगा। तो उसने आगे कहा सफल उम्मीदवार को 9,84,321 वोट मिले। तो नो बराबर कितने के, 9,84,321 वोट मिले। तो 9 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो आप बताइए 9 का ना, एक की वैल्यू इधर तो एक आ जाएगा, 9 का ना 9 होता है। अब इधर कितना बचा, 9 नम 81, तो पहले 0 आएगा और 9 नम 81 होता है। तो अब बताइए कितना बचा है यहाँ पर, 3। अब यहाँ क्या 33 हो जाता है, 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। अब 27 में कितना जोड़े जो 33 हो जाए, तो 6, तो 62 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 9 छंग 54 होता है। तो 54 हो चुका है, तो कितना बचा 8, और 9 नम 81 होता है। तो एक का मान कितना आ चुका है, 10,000, तो 1,00,000, सॉरी 1,09,369 हो चुका है एक का मान। तो उसने पूछा है तो असफल उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप बताइए इसको कितने वोट मिले हैं, 4 वोट मिले हैं। तो 4 से इधर गुणा कर देंगे, तो 4 से इधर गुणा हो जाती है। अब 4 से गुणा करिएगा तो आप कह सकते हैं 9 चौक 36 होता है, कितना होता है 36। तो इकाई का अंक कितना है, 6, एक ही ऑप्शन में ऐसा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4,37,476 वोट, और ये इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3,780 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि उनके शेयरों में क्रमशः 130, 150 और 200 की कमी हो जाती है, तो वह 5, 2 और 4 के अनुपात में बन जाते हैं। तो सी का मूल हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप बताइए 3,780 की राशि थी, ए बी और सी में विभाजित की जाती है। अब उसने कहा यदि उनके शेयर जिनका हिस्सा उनका हिस्सा 130, 150 और 200 रुपए कम हो जाता है, तो इसका कितना कम हो जाए, तो इसका कम हिस्सा हो जाता है 130 हिस्सा। इसका कितना कम हो जाए, 150 हिस्सा कम हो जाता है। और इसका कितना हिस्सा कम हो जाए, 200 कम हो जाता है। तो इनके आपस में अनुपात कितना हो जाता है, इनके बीच में अनुपात कितना हो जाता है, 5:2:4 हो जाता है। तो यह कम होने के बाद अनुपात इनके बीच में हो जाता है। तो बताइए टोटल धनराशि कितनी कम हुई है, तो इसकी 130, इसकी 150 और इसकी 200। तो आप टोटल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 480 रुपए कम हुई है। तो एक किस में से हुई है, 3780 में से हुई है। तो 3780 में से मैं 480 घटा दूं तो वह इस अनुपात की वैल्यू होगी। तो बताइएगा यदि मैं आपसे कहता हूं घटाया जाए, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यह क्या है 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ भी 3 आएगा। तो यह किस अनुपात की वैल्यू होगी, 5:2:4 की वैल्यू होगी, क्योंकि घटाने के बाद यही तो हिस्सा बन जाता है। तो अब बताइए इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11, 11 बराबर कितने के, 3300 के। तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 300 के। एक का मान जब 300 के बराबर हो जाएगा, तो आपसे किसका हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, मूल हिस्सा। तो बताइए एक का मान कितना है, 300, तो सी का हिस्सा कितना होना चाहिए, 1200 होना चाहिए। तो 1200 तब होना चाहिए जब वह घट चुका है कितने रुपए, 200 रुपए। तो 200 रुपए घटने के बाद 1200 है, तो पहला हिस्सा कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 1400 रुपए होना चाहिए।
क्योंकि 1200 तब होगा जब 200 से घटेगा, तो आप कह सकते हैं तो शुरुआत कितने की होनी चाहिए इसी की, 1400 रुपये होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि हो जाती है तो इनका वेतन 7:8 के अनुपात में हो जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब बताइए अनुपात कितना था, 19:17 था। तो ये किसका है, अनिल का अनुपात है, और ये किसका है, कुमुद का है। आगे कहता है यदि इसके वेतन में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2000 की वृद्धि हो जाती है। तो ये अनुपात था, ये रियल वृद्धि है 2000 की, और इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 1000 की वृद्धि हो जाती है। तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यदि समान रूप से वृद्धि होती तो अनुपात का अंतर समान होना चाहिए था, लेकिन इसको कितना बढ़ाया गया 2000 और इसको कितना बढ़ाया गया 1000, तो समान रूप से नहीं बढ़ाया गया। तो आप कह सकते हैं सबसे आसान है, तो इस रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिएगा, इस रेशियो गुणा इससे करिएगा। तो आप जानते हैं 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। इस रेशियो की गुणा इससे करिएगा तो आप जानते हैं यहां पर कितना होगा, 136 होगा। और जो दोनों की मल्टीप्लाई आई इनका अंतर, अब हमें निकालना है उनके मूल वेतन निकालना है। तो मूल वेतन का अनुपात ये था, तो इस अनुपात को घटा देंगे, क्योंकि हटाने का मतलब है जो मान आएगा उसको इसमें रखेंगे, तो इस अनुपात को हमें नहीं लेना है, इसकी वैल्यू पुट करने से निकाला जाता है। तो जिसका मान निकाला जाए उस अनुपात को हम छोड़ देते हैं। यदि बाद वाला पूछता तो बाद वाला अनुपात छोड़ देते। जब ये अनुपात छोड़ दिया है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जैसे इससे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 14,000, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8,000। तो ऊपर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर के बराबर होगा। तो ऊपर का अंतर कितना होगा 3, और इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 6,000। तो 6,000 बराबर 3 के, तो एक का मान कितने के बराबर होगा, एक का मान होगा 2,000 के। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 2,000 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करिए। तो एक का मान 2,000, तो वर्तमान वेतन निकालना है। तो वर्तमान वेतन कितना था, 17 था। तो जो एक का मान आया है वह 17 में रख दीजिएगा, 17 गुणा 2,000। तो आप कह सकते हैं 17 दूनी 34 होता है। तो कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा, और यही आपका सटीक आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x रुपए की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और c के हिस्से का अनुपात कितना होता है, 8:7 होता है। a और c का हिस्सा कितना है, 8:7 है। आगे कहता है b और c का हिस्सा जो है, b और c का हिस्से का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो दोनों में बराबर कौन है, c है। तो दोनों में बराबर c है, तो बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ c की वैल्यू 7 है, यहाँ 2 है, तो इसे गुणा किससे करिए 7 से, और इसे गुणा किससे करिए 2 से। तो यहाँ कितना हो जाता है 16, और यहाँ 14 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है 21, और यहाँ हो जाता है 14। तो दोनों जगह बराबर हो चुका है, तो इन्हें कंबाइंड रेशियो कह सकते हैं, a और b और c। तो यहाँ पर वैल्यू 16 होगी, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 21 होगी, और यहाँ पर वैल्यू जो हो जाती है 14 हो जाती है। तो तीनों का अनुपात कितना होगा, 16:21:14 हो जाता है। अब बताइएगा आगे क्या कहता है, उसने कहा ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है, 240 है। ए और बी के बीच के अंतर कितना है, 240 है। तो मेरे अनुसार कितने का है, तो आप कह सकते हैं ए और बी के बीच का अंतर 240 है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं इनका अंतर कितना है, 5 है, और 5 बराबर कितने के, 240 के। तो इससे इसको काटेंगे तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो एक का मान कितना आ चुका है, 48 आ चुका है। तो आप बताइए x रुपए बांटे गए थे, टोटल x का मान पूछा है, तो हमारे अनुसार कितने रुपए बांटे गए थे, यहाँ 16 थे, यहाँ 21 थे, यहाँ 14 थे। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं इनको जोड़िए, 6 4 10 और 10 और 1 11। तो यहाँ 11 का 1 आता है, 2 और 2 4 होता है, अब 4 और 1 5 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इन सब का सम कितना आएगा, 51 आएगा, और एक का मान कितना है 48 है। जब एक का मान 48 है तो टोटल धनराशि निकाल सकते हैं, 51 गुणा 48। अब बताइए इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, यहाँ 1 है,
तो इन दोनों की गुणा करते हैं, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 8 ही आएगा, तो इसमें ही है, तो आप कह सकते हैं तो इसकी गुणा कितनी आनी चाहिए, 2448 इसका आंसर आना चाहिए, सटीक आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो कै साल पहले, 7 साल पहले, कब से, आज से, क्योंकि जब भी कोई आयु की बात होगी वह वर्तमान समय से होगी, प्रेजेंट टाइम से होगी। आज से कितने साल पहले, 7 साल पहले, किसका आयु का अनुपात था, ए और बी की आयु का अनुपात था, कितना था, 4:5 था। आगे कहता है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद किससे होंगे, वो भी प्रेजेंट टाइम से होंगे। 8 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। जब चार, देखिए 7 साल पहले भी वही व्यक्ति थे जो 8 साल बाद है, तो आयु का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ आयु का अंतर कितना है, 1 है, और यहाँ आयु का अंतर कितना है, 1 है, क्योंकि आयु का अंतर चेंज नहीं होता, चाहे समय किसी की बात की जाए, चाहे वो पहले की बात की जाए, चाहे बाद की बात की जाए। तो अब बताइएगा, तो जब अंतर समान है तो हम कह सकते हैं ए यहाँ कितने साल का है, 4 साल का हमारे अनुसार, यहाँ कितने का है, 9 का है, तो कितनी आयु का अंतर है यहाँ पर, देखिएगा 4 से 9 हुआ है तो 5, और सवाल के अनुसार कितना है, यहाँ 7 साल का अंतर है, और यहाँ 8 साल, 7 और 8 कितना होता है, 15। तो हम कह सकते हैं मेरे अनुसार 5 वर्ष का अंतर और सवाल के अनुसार 15 वर्ष का है, तो एक का मान कितने के बराबर, 3 के बराबर। जब एक का मान 3 वर्ष के बराबर है तो हम ये वाली आयु निकाल सकते हैं, 4 तिया 12 होती है, और यहाँ कितना था, 5 तिया 15। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, तो पूछा है, आपसे पूछा है वर्षों में उनके वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए, तो वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो ये 12 वर्ष जो है वो 7 साल पहले है, तो इस समय कितनी होगी इनकी, 19 होगी, और इसकी कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में आयु का योग पूछा है, तो 19 और 22 कितना होता है, 41 होता है, यही इसका आंसर हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा है तो बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाए और हर में जोड़ा जाता है तो भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती है, 2/5 प्राप्त हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। अब उसने कहा अंश और हर में, अंश में कितना जोड़ा जाए, 3, और हर में कितना जोड़ा है, 5, तो भिन्न कितनी हो जानी चाहिए, 2/3 हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार मान लीजिएगा, मान लो सपोज भिन्न कितनी थी, फ्रैक्शन कितना था, 5/7 था, तो इसमें कितना जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है, और इसमें कितना जोड़ा जाता है, 5। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है, 12, और 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4 तिया 12। तो जो भिन्न प्राप्त होती है वह 2/3 प्राप्त होती है, और सवाल में भी कितना प्राप्त होती है, 2/3। आगे देखिएगा, अब हमने भिन्न कितनी मानी थी, 5/7 मानी थी, तो अगली कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। उसने कहा अंश में से तो 1 घटाया जाए और हर में 3 जोड़ा जाए। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा, और नीचे 10 आएगा, और इसे 2 से भाग करें तो ऊपर 2 आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है। तो भिन्न कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 2/5, और सवाल में भी कितनी प्राप्त होती है, 2/5। तो भिन्न कितनी होनी चाहिए, 5/7 होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शनल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा सवाल है। ए प्लस बी बराबर कितने के है, 7 के रेशियो में है। बी और सी का रेशियो कितना है, तो उसने कहा है 6 के रेशियो में है, और सी और ए का रेशियो कितना है, 5 के रेशियो में है। आगे कहा तीनों का सम कितने के बराबर है, 27 के। तो हम इनको जोड़ के देख लेते हैं, हमारे अनुसार रेशियो का सम कितना आता है, तो यहाँ 2 ए बार है, और बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो अब बताइए इधर जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आता है, तो अब बताइए 13 और 18 हो जाता है। तो 2 से भाग करिएगा तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी और प्लस सी का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। और जब 9 के बराबर होगा तो अब एक बात बताइएगा, इन तीनों का मान कितने के बराबर, 27, इसका मान 9 है हमारे अनुसार, और सवाल में कितने के, 27 के। तो एक का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 3। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो इसका हम रियल मान निकालें तो 7 का मान निकालिए, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 18 होना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए।
और तीनों का सम कितना होना चाहिए, तो अब बताइए 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27, क्योंकि तीनों का सम तो कितना है, 27 है, नहीं है। तो अब एक बात बताइए, इसमें ए का मान कितना है और बी का मान नहीं पता है, दोनों का सम पता है, लेकिन यदि इसमें सी जोड़ दूं तो तीनों हो जाते हैं और तीनों का मान कितना हो जाता है, 27। तो अब बताइए दो का मान कितना है, 21 है, तो सी का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि सी के जुड़ते ही तीनों का मान कितना होना चाहिए, 27। तो हम कह सकते हैं कितना जुड़ना चाहिए, 6। तो सी का मान क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी अनुसार बी और सी का मान कितना, 18 है। यदि इसमें ए और होता तो तीनों हो जाते और तीनों का मान कितने के बराबर हो जाता, 27 के बराबर हो जाता। जब 27 के बराबर हो जाता, अभी तो 18 है, तो कितना जोड़ा जाए इसमें, 9 जोड़ा जाए। तो जोड़ा कौन गया है, ए। तो ए का मान कितने के बराबर होना चाहिए, ए का मान 9 होना चाहिए इस सवाल के अनुसार। अब आगे सी देखिएगा, लास्ट में देखते हैं, इसमें सी भी है और इसमें ए भी है, तो इसके अंदर कौन नहीं है, बी और नहीं है। यदि बी और होता तो तीनों हो जाते और तीनों का मान कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो अब बताइए दो का मान कितना था, 15 था, तो 12 और 15 27 होता है। तो यहाँ क्या जोड़ा गया, 12, और यहाँ क्या जोड़ा गया, बी जोड़ा गया। तो बी का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होने चाहिए। तो तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। तो सी की वैल्यू कितनी है, ए का मान कितना है, बी का मान और सी का मान। तो ए का मान जो है वो कितना है, 6 है, और बी का मान जो है वो कितना है, 12 है, और सी का मान जो है वो कितना है। तो हम कह सकते हैं सी का मान कितना है, 6। देखिए सी का मान कितना था, ये 6 था सी का मान, और आप कह सकते हैं बी का मान कितना था, 12 था, और ए का मान जो है वो कितना है, 9 है। तो तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, ए, बी और सी का मान। तब एक बात बताइएगा, इनका अनुपात हम निकालें तो अनुपात देखिएगा, अनुपात देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो आप कहेंगे इसका 1 निकालेंगे तो 1/3, 1/4 हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इन सब कैल्सियम क्या हो जाता है आपके अनुसार, 12 हो जाता है। तो 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे नीचे, तो 4 से ऊपर, और यहाँ 3 से, और यहाँ 6 से। तो आपका अनुपात क्या हो जाता है, 4:3:6 हो जाता है, 4:3:6 हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है दो संख्याओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए और दूसरी वस्तु की कीमत 30% कम हो जाए, तो ए और बी की नई कीमत का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, यह कितना है, 4:5 के अनुपात में थी दोनों कीमत। उसने कहा पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कितना मान लें, 400। इसको हम कितना मान लें, 500 मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसको कितना बढ़ाया जाता है, x% बढ़ाया जाता है, तो 400 का x% बढ़ाया जाता है, तो 100 प्लस x लिख सकते हैं, और बटे 100, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कितना घटाया जाता है, वो कहता है 30% घटाया जाता है। तो आप कहेंगे 500 का 30% घटाया जाता है तो 70% तो रहता है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 400 प्लस x, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 7 पंजे 35 हो जाता है, 350। और इनका अनुपात आपको साफ साफ दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात कितना है, 10 है, और इसका अनुपात 7 है। और जैसे ही अनुपात रखेंगे तो बीच में बराबर हो जाता है। अब 7 से इसको भाग करिएगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। और यहाँ पर देखिएगा, अब ये 10 इधर भाग कर रहा है, इधर जाकर गुणा करेगा, जैसे ही गुणा करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 400 और प्लस 4x, और बराबर कितने के, 500 के। अब बताइएगा इसको हम इधर ले जाते हैं, तो आप कहते हैं 4x बराबर कितने के, 100x के, 100 बराबर x का मान कितना होगा, 25 हो जाता है। और यही आपसे पूछा है x की वैल्यू कितनी होगी, तो x का मान कितना है, 25%, और यही इसका आंसर हो जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, गुणा भाग का कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है एक बॉक्स में 10 के नोट, 20 के नोट और 50 के नोट हैं। तो अब बताइएगा 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं
और कितने के नोट हैं, 50 के नोट हैं, और उनका अनुपात कितना है नोटों का, तो वो कहता है इसके 3 हैंगे तो इसके 5 हैं और इसके 7 है। तो अब बताइएगा, और सबसे टोटल कैश कितना तैयार किया जाता है, 3360। तो टोटल कलेक्शन कितना होता है, 3300 कितना होता है, 60 होता है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 10 के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो टोटल कैश कितना होगा इनके अनुसार, 30 रुपए होगा। और इसके कितने हैं, 5 है, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 100, और यहाँ पर कितने होने चाहिए, 350। तो हमारे अनुसार टोटल कैश कितना हुआ, तो 450, और 450 में कितना जोड़ दें हम, 30 जोड़ दें, तो आप कहते हैं 480 हुआ, बराबर कितने के, 3360। जीरो से जीरो काटिए, 12 से काटिए, 12 चौक 48 होता है, और 12 दूनी 24 होता है, और 12 अट्ठे 96 होता है। तो एक का मान कितने के बराबर आएगा, 7 के। तो एक की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो आपसे क्या पूछा है, तो बॉक्स में 20 के नोटों की संख्या याद करिए। तो 20 के नोट की संख्या कितनी थी, 5 थी। एक का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। तो 5 का मान कितना होगा, 7 पंजे 35, और यही आपका आंसर हो जाता है। देखिएगा, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।